हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर टीचर प्रियंका दास और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इमानुएल दुर्खेइम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को आज हम कवर करेंगे। ये सारे कौन है? ये तीनों को ही हम जानते हैं क्लासिकल थिंकर्स के नाम से, है ना। तो ये तो थोड़ा लंबा होने वाला है ये क्लास, तो एक प्लीज़ अपने नोटबुक ले लो, अपने एक खाता जो भी है अपने पास वो ले लो, क्योंकि वक्त लगने वाला है और पहली बार मैं ये तीनों थिंकर्स कवर करने की कोशिश करूँगी, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है, कोशिश करूँगी कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ा दूँ। अगर नहीं हो पाता है तो वो भी देखेंगे कि एक दूसरे क्लास अगर ले लिया जाए, लेकिन कवर कर देते हैं क्योंकि वैसे ही हम लोगों के पास वक्त तो है नहीं। 45 डेज़ तो अब रहा नहीं, करीब करीब हमारे पास 35 डेज़ ही बचा है, तो हमें जल्द से जल्द जो है यूनिट को कवर करना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस 35 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो 35 डेज़ में आप ये सोच लो कि हर दिन हमारा एक मैराथन जो है उसे हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ एक पेपर वन की प्रैक्टिस कर लेंगे और जो 100 कॉन्सेप्ट है ना हमारा, उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए बोल तो रही हूँ लेकिन पता नहीं कितना कर पाऊँगी। कोशिश रहेगा मेरा पूरा 100% की कवर कर लूँ। अब मेरा रिसर्च का भी वर्क चल रहा है तो फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो थोड़ा वक्त मेरे पास भी कम होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है, तो अब देखो, पहले हमें ये जानना है जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना। अब देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में आपको देखना होगा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमानुएल दुर्खेइम। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमानुएल दुर्खेइम जो है वो तीनों के जितने भी वर्किंग ईयर है उसे हमें याद रखना है। पहली बात तो ये कि कार्ल मार्क्स जो है वो पहले आते हैं 1880 से 1883, उसके बाद इमानुएल दुर्खेइम आते हैं 1858 से 1970, ओके 1917, है ना। यस, उसके बाद आप देखिए मैक्स वेबर आता है 1864 से 1920। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खेइम एंड मैक्स वेबर। इन तीनों के जो वर्किंग ईयर्स है उसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स का क्या है 1818 से 1883 तक, है ना। 1818 से 1883 तक याद रहेगा। 1880 से 1883 तक। इमानुएल दुर्खेइम का देखिए 1858 से 1970 तक, 1858 से 1917 तक। एंड मैक्स वेबर का कहाँ रहेगा ना 1864 से 1920 तक, 1864 से 1920 तक। ठीक है, इतना याद रहेगा, पहले ये याद कर लो। तो कार्ल मार्क्स का कौन सा है 1818 से 1883 तक। इमानुएल दुर्खेइम का क्या है 1858 से 1917 तक। मैक्स वेबर का 1864 से 1920 तक। ठीक है, अब ये सब याद रखिए, बाद में हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे ना, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो यहाँ से ही पूछूंगी, तो इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो, इनके जितने भी सारे आप देख सकते हो बुक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया है, तो ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा चले जाते हैं कार्ल मार्क्स के जितने भी सारे थिंकर्स है उसमें। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1841 से 1850 तक। ठीक है, 1841 से 1850 तक। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स आपको दिखने को मिलेगा, है ना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनमें से कुछ बुक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसे हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना सारा बुक्स तो आप
याद रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन देखिए, पहला जो डॉक्टरल थीसिस है उनका 1841 में, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, डिफरेंस दिया था। कहाँ? डेमोक्रेटियन और यूरोपियन फिलोसॉफी ऑफ नेचर। ठीक है, उनका डॉक्टरल थीसिस जो था वो किसके ऊपर था? डेमोक्रेटिक एंड यूरोपियन फिलोसॉफी ऑफ नेचर के ऊपर था। ठीक है, 1843 में आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट थे, वो एकदम प्योर इकोनॉमिस्ट थे। तो वो ना बहुत सारे ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड थे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो इकोनॉमी को लेकर स्टडी किया है। जैसे कि उन्होंने हेगल की जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है ना, उसे उन्होंने क्या किया था? क्रिटिक किया था। तो क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, और उन्होंने वो कौन सी ईयर में दिया था? 1843 में दिया था। ठीक है, सो 1841 में उन्होंने डॉक्टरल डिसर्टेशन दिया था। 1843 में उन्होंने हेगल की जो वर्क है उसे क्रिटिक किया था, क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट। ओके, इंट्रोड्यूसेस कोर सोशल थ्योरी, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए 1844 में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मोनोस्क्रिप्ट्स दिए थे। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि एलिनिएशन बोल के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये क्या होता है कि एलिनिएशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैसे जो लेबर्स है वो खुद को किसी चीज़ में, मतलब ये नहीं सोच पाते हैं कि हम वहाँ पर बिलोंग करते हैं, वो खुद को वहाँ पर ढाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिनिएशन। सो उन्होंने 1844 में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मोनोस्क्रिप्ट्स दिया था, ये याद रखिए हम। ठीक है, अब देखिए थीसिस ऑफ फ्यूररबर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1845 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से शायद ही क्वेश्चन आया होगा। 11 पॉइंट्स फिलोसोफर्स चेंज द वर्ल्ड, ईगल्स पब्लिश दिस लेटर। ओके, तो ये आप याद रखिए कि फ्यूररबर्ग ने क्या किया था। फ्यूररबर्ग, हेगल्स, इन सब से वो ना इंस्पायर्ड थे। मैंने क्या कहा कि वो एक प्योर इकोनॉमिस्ट थे, तो ये सब भी ना इकोनॉमी के ऊपर ही काम कर रहे थे। ठीक है, इसे स्टार मार्क दे दीजिए 1846 वाला, जहाँ पर उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी दिया था। वहाँ पर उन्होंने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के बारे में बोलते हैं, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, और ये काम उन्होंने एगल्स के साथ दिया था। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था कब? 1832 में। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए कैपिटल, दास कैपिटल 1847 में उन्होंने दिया था, दास कैपिटल। ठीक है, लेक्चरर्स एंड आर्टिकल्स, कोर इकोनॉमिक आइडियाज एंड सिंपल एक्सप्लेनेशंस 1848 उन्होंने क्या दिया था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशंस एंड क्लास स्ट्रगल। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1850 में उन्होंने क्या दिया था? द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 एंड 1850, आर्टिकल्स एनालाइजिंग स्पेसिफिक इवेंट्स which failed 1843-48 revolution. Okay, the class struggle in France 1848 से कहाँ तक? 1858 तक। the communist manifesto, ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना तक चलेगा? अगर इतना तक चलेगा तो बोल दो। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेजेस ले लेते हैं, है ना। तो आप देखो हमने कितने सारे बुक्स यहाँ पर पढ़े, तो उन सबको हमें याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि 1841 से उन्होंने काम किया था, है ना। 1841 से उन्होंने काम किया था। उसके बाद उन्होंने 1843 में एक बुक दिए थे, ठीक है, क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी। उसके बाद उन्होंने 1844 में और एक बुक दिए थे, ठीक है।
देखिए उन्होंने कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है 1841 जो डॉक्टरल थीसिस थे, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए 1846 जर्मन आइडियोलॉजी, 1847 याद रखिए द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी एंड दास कैपिटल, 1848 याद रखिए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1850 याद रखिए द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस 1848 टू 1850, ठीक है, इतना तक याद रहेगा। इतना तक याद रहेगा क्या? हाँ, 1844 वाला भी एक बार याद रखना है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मोनोस्क्रिप्ट्स वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, रुक जाओ। अब यहाँ पर इरेज तो कर ही सकते हैं, पेन ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो इम्पोर्टेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए और एक बात, पहली बात तो ये कि आप लोग ना जो भी यहाँ पर हो तो थोड़ा जो क्वालिटी है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम कीजिए, शायद आपकी यहाँ पर कॉर्नर में एक सेटिंग्स बोलकर ऑप्शन है, वहाँ पर जाके जो वीडियो क्वालिटी है उसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए, ओके, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो वीडियोज़ है ना थोड़ा आपका क्वालिटी जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, तो इसलिए मैंने बोला। तो पहले हम ईयर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, पहले हम ईयर्स लिख लेंगे। अब देखिए 1841 से उन्होंने काम शुरू किया था, उसके बाद आप 1844 वाला याद रखिए, 1845 वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ एक बार देख लेते हैं, हाँ फ्योडरबर्ग वाला याद रखना ज़रूरी नहीं है, 1846 याद रखिए, 1847 याद रखिए एंड 1848 से 1850 वाला याद रखिए, ठीक है। सो 41, 44, 46, 47, 48, 48 से 1850, ओके। नाम हम बाद में याद करते हैं, पहले बुक्स देख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये तो हमने पढ़ लिया है। लुइस नेपोलियन द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस नेपोलियन, डीप एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड स्टेट एंड बुर्जुआजी पीजन डायनामिक इन ए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट। इम्पोर्टेंट है क्या? शायद उतना इम्पोर्टेंट है 1852 वाला याद रखिए, शायद मैंने किसी जगह तो ये PYQs में आया था, द 18 ब्रूमेयर ऑफ लुइस नेपोलियन, ओके। 1857 और 1858 याद रखिए, जहाँ पर उन्होंने क्रिटिक किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी को, उन्होंने क्रिटिक किया था, ग्रूनड्रीज बोलकर ये नाम याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोटबुक्स फॉर कैपिटल कवर्स मेनी थीम्स, एलियनेशन, कमोडिटी, स्टेट, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज 1864, आई डोंट थिंक दिस इज दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये वाला याद रखिए। कैपिटल के, दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम आए थे, है ना। वॉल्यूम 1 A Critic of Political Economy, Volume 2 1885 and Process of Circulation of Capital, and 1894 Capital Volume 3 The Process of Capitalist Production as a Whole, ठीक है। 1871 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द सिविल वॉर इन फ्रांस। 1850 में द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, 1848 टू 1850। 1852 में उन्होंने लुइस नेपोलियन बोलकर 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस नेपोलियन के ऊपर एक बुक लिखा था, ठीक है। 1857-58 में उन्होंने ग्रॉन्डाइज द आउटलाइंस ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दिया था। 1867 में कैपिटल। अब देखिए इसे हमें याद रखना है क्रोनोलॉजी में, 67, 85 एंड 94 करीब करीब हर एक में आप देख सकते हो कि
15 फिर 10 इसका डिफरेंस है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम याद रखेंगे 1850, उसके बाद हम याद रखेंगे 1852, 1857 एंड 58, ठीक है। फिर 1867, 1885 एंड 1894। बीच में और एक आता है सिविल वॉर इन फ्रांस 1971, ठीक है। अब देखिए, हमने 1848 और 1850 लिख लिया है, ठीक है। 47 लिख लिया है, 1850, उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है 1850, है ना। उसके बाद आता है 1850, द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस। क्या आता है? क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है ना, वो जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा पढ़ लो, फिर आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि कार्ल मार्क्स जब ये सब कुछ पढ़ा रहे थे ना, तो वो कौन सी कंटेक्स्ट में ये सब पढ़ा रहे थे और खुद पढ़ रहे थे, ठीक है। सो 1850 को उन्होंने क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस दिया था, है ना। 1852 में लुइस नेपोलियन, 1852 में उन्होंने लुइस नेपोलियन, ओके। यहाँ पर 6 में देखो क्या आया था, 1860, 1857 एंड 58 एंड 1867, ठीक है। एटीन 58, 1867, 1871, 1885 and 1894, सॉरी ये ठीक कर लो, 1894, ठीक है। और बुक्स का जो नाम है उसे याद रख लेना। अब देखो, ये 10 बुक्स तो कम से कम आपको याद रखना ही होगा, है ना। एंड सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। तो देखो, 1841 में उन्होंने डॉक्टरल डिजर्टेशन दिया था, ठीक है, इतना याद रहेगा, डॉक्टरल डिजर्टेशन दिया था। फिर हमने कहा था कि हेगल्स की फिलोसॉफी 1843, उसे आप अगर याद ना भी रख पाए तो ठीक है, लेकिन 1844 वाला उसे याद रखना है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मोनोस्क्रिप्ट्स। सो 41, 44 एंड 46, ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। तीनों आपको एक साथ याद रखना है। पहला वाला क्या है? 41 वाला डॉक्टरल डिजर्टेशन है, पहला वाला क्या है? डॉक्टरल डिजर्टेशन है। दूसरा वाला 1844 वाला क्या है? इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मोनोस्क्रिप्ट्स, ठीक है। 1845 में क्या है? थीसिस ऑन फ्यूररबर्ग, जिसे मैंने कहा था कि वो अगर आप याद ना भी रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 46 वाला याद रखना है, द जर्मन आइडियोलॉजी। सो 41, 44 एंड 46, इन तीनों में आपने क्या देखा? डॉक्टरल डिजर्टेशन, फिर इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मोनोस्क्रिप्ट्स, राइट। 46 में द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है। पहले तो इसे लिखते हैं, कहाँ पर गया, कहाँ पर, हाँ, पहला वाला है डिजर्टेशन, है ना, उनका डॉक्टरल डिजर्टेशन था। 44 में हमने क्या पढ़ा? क्या था? द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है। 46 में उन्होंने क्या दिया था? डिजर्टेशन, द जर्मन आइडियोलॉजी दिया था, ओके। डिजर्टेशन, द जर्मन आइडियोलॉजी दिया था। 46 में उन्होंने क्या दिया था? याद करो, फिलोसॉफिक एंड इकोनॉमिक मोनोस्क्रिप्ट्स, फिलोसॉफिक एंड इकोनॉमिक मोनोस्क्रिप्ट्स,
याद रहेगा इतना। 41 में डिसर्टेशन था, 44 में जर्मन आइडियोलॉजी था, 46 में फिलोसॉफिक एंड इकोनॉमिक मोनोस्क्रिप्ट्स था। क्लियर रहेगा इतना। 47 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी रहेगा, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। 47 में क्या रहेगा, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी एंड वेज लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, वेज लेबर एंड कैपिटल। ये मुझे एक बार कंफर्म करने दो कि 47 में एग्जैक्टली बुक का नाम क्या था कार्ल मार्क्स का। आई एम सॉरी फॉर दैट साउंड। एक मिनट 1847 सॉरी 1847 कार्ल मार्क्स बुक। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, कार्ल मार्क्स की यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी दिखा रहा है, ठीक है, तो ये वाला छोड़ दो। 46 में हमने क्या देखा, जर्मन आइडियोलॉजी, है ना। 44 में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मोनोस्क्रिप्ट्स पढ़ा। अब देखो 47 में हम दी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी पढ़ेंगे, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, एंड 48 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, 48 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रहेगा। 47 में हमने क्या पढ़ा, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, क्लियर है। और 48 में हमने क्या पढ़ा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लियर, इतना तक याद रहेगा। अब 1850 में क्लास स्ट्रगल इन द फ्रांस हो गया। 1852 में लुइस नेपोलियन की जो किताब है उन्होंने वो दिया था। अब देखिए हमें ये याद रखना है, ये जो लास्ट वाला है ये तो 1871 वाला हो गया, 1867 एंड 1885 एंड 1890। अब देखिए इन तीनों ये बीच का अगर आप छोड़ देंगे तो दास कैपिटल की जो बुक है ना, उनका ये 3 सीरीज उन्होंने दिया था, 3 सीरीज उन्होंने दिया था, दास कैपिटल 1, दास कैपिटल 2 एंड दास कैपिटल 3, याद रहेगा। अब 1958 आ गया एंड 1971 इसे याद रखना है, ठीक है। 1971 द सिविल वॉर इन फ्रांस, मैं चाहती हूँ कि आप ये याद रखिए। और ये लुइस नेपोलियन वाला तो हमने देख लिया, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 टू 1850, ग्रूनराइज द आउटलाइंस ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसे याद रखना है, ठीक है। एक बात देख लेते हैं 1850 ये वाला, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपने देखा ना, यहाँ पर एक लिख लीजिए क्लास स्ट्रगल, यहाँ पर एक बार देख लीजिए ये क्लास स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1850 को 58 आपको जो दिखने को मिल रहा है ना 1858, तो इसे याद रखना है। अब 1858 को इसे याद रखना है। 1858 में क्या हुआ था, फ्रांस, सिविल वॉर इन फ्रांस, यस, सिविल वॉर लिख रहे हैं ना, ठीक, सिविल वॉर इन फ्रांस, वो नो, ग्रूनराइज, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार ये सब याद रखना, पर चलो ठीक है, हो जाएगा, उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। सो सिविल वॉर यहाँ पर नहीं होगा, सिविल वॉर यहाँ पर होगा। 1871 में क्या होगा, सिविल वॉर इन फ्रांस, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए 1867 में दी ग्रूनराइज, ओके, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये वाला जो चार्ट है इसे थोड़ा लिख लो अपने पेज पे।
1844 में आपको क्या मिलता है, डिसर्टेशन, उनका डॉक्टरल डिसर्टेशन है, और उनका जो टाइमलाइन है इसे भी याद रखिएगा, 1841 से 1890 तक, ठीक है। 1883 तक, ठीक है। उसके बाद उनके मरने के बाद जो है कुछ बुक्स है पब्लिश हुए थे 1883 तक। तो यहाँ पर देखिए डिसर्टेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1841 में डिसर्टेशन, 1844 में द जर्मन आइडियोलॉजी, 1846 में फिलोसॉफिक एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड क्लास स्ट्रगल, 1850 में द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1852 में लुइस नेपोलियन, ओके, एंड 1867 में द ग्रुंडाइस, नहीं 1858 में द ग्रुंडाइस, ओके, 1852 में लुइस नेपोलियन, ठीक है, याद रहेगा इतना। 1867, 1885 एंड 1894 में उनका जो था दास कैपिटल जो है वो रिलीज हुआ था। 1871 में अकेले 1871 में सिविल वॉर इन फ्रांस, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम जो है ना कार्ल मार्क्स की जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे शुरू करेंगे पढ़ना। तो उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया था। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट्स बाय कार्ल मार्क्स, याद रहेगा। एक मिनट रुको ना, ये पेन थोड़ा बहुत ज़्यादा, हाँ, तो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट्स बाय कार्ल मार्क्स। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है, उन्होंने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के ऊपर बेस करके बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड किया था, ठीक है। वो कोशिश कर रहे थे कि ह्यूमन सोसाइटी को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था ह्यूमन और मटेरियल के बीच क्या है, एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं, चलो। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल materialism is the materialistic conception of history. It argues that the way human produce their material life, food, shelter, clothes, is the foundation of all social structure, including laws, government and religion. He said materialism versus idealism. Marx rejected Hegel's idea of idealism. हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने हेगल को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। The idea that thoughts and spirits drive history. आइडियलिज्म में उन्होंने क्या कहा था कि हम जो सोचते हैं और हम जो करना चाहते हैं ये दोनों मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। लेकिन मार्क्स की आर्ग्यू क्या थी कि मैटर प्रिसीड्स माइंड। हम जो पाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हमें जो चाहिए वो हमारी माइंड को क्या करते हैं, लीड करते हैं। और फिजिकल नीड्स एंड द वे वी लेबर टू मीट देम डिक्टेड हाउ वी थिंक, हाउ आवर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। आप सिंपली ये सोचो कि अब देखो, मैं जब अभी जाती हूँ, मतलब ट्रैवल करती हूँ, तो बस में जाती हूँ, है ना, बस या फिर टोटो हो गया, ठीक है। तो जब मैं जाती हूँ तो एक मॉडल है, शायद वो हैरियर है ना, वो कार, और वो ब्लैक वाला जो मॉडल है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मुझे वो उस कार का नाम भी याद नहीं था। तो चलो ठीक है, तो वो कार जब जाती है ना तो मैं ऐसे देखती हूँ, ओके, ओ माय गॉड दैट इज़ सो कूल। तो अब देखो, मैं ये सोचती हूँ कि वो कार बहुत ज़्यादा अच्छी है,
और मुझे अगर मौका मिले तो मैं वो ज़रूर लूँगी, है ना। तो अब मेरा माइंड क्या करता है कि ठीक है, वो मेरा एक सपना है जो पूरा हो भी सकता है ना भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अब उसे मीट करने के लिए उससे पहले मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मुझे पहले फुलफिल करना है। लेकिन वो पहला जो स्टेज है जो मैं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली मैं इतना सक्सेसफुल बनूँ कि मैं अपनी पसंद की कार ले सकूँ, तो उसके लिए मैं ये सोचती हूँ ना कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं अपने पीपीटीज़ को बेटर बना सकती हूँ, कैसे मैं खुद जब लेक्चर दूँ वो ज़्यादा अच्छा हो, तो वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो मैटेरियलिज्म मतलब मैटर ही हमारी माइंड को चलाते हैं, ना कि हमारी जो स्पिरिट्स है, जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, वो हम जो चाहते हैं हमारी जो नीड्स है, हम उसे फुलफिल करने के लिए जो जो करेंगे वैसे ही सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल आर्किटेक्चर मेटाफोर इन मार्क्सेस वर्क। पहला क्या है, द बेस मीन्स सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है, ये सबस्ट्रक्चर नहीं होगा, सुपरस्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, इट कंसिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द बेस, जो बेस होता है इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो पहले हम इकोनॉमिक बेस पढ़ेंगे एंड सुपरस्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस। एवरीथिंग नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियन, आर्ट, philosophy, the base determines the superstructure. If the economy changes, form of farming to industry, laws and culture will eventually change to support the new economy. ठीक है, अब देखो और एक बार समझ लो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। पहला कॉन्सेप्ट हमने लिखा है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, जहाँ पर ह्यूमन और मटेरियल ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिलेशन तैयार करते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हेगेल की, क्योंकि हेगेल ने क्या कहा था कि हमारी जो आइडिया होते हैं और स्पिरिट होते हैं वो क्या करते हैं सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जो है ह्यूमन और मटेरियल ये दोनों मिलकर रिलेशन बनाते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास एक बेस है, उन्होंने क्या कहा था, द बेस, द इकोनॉमिक बेस। अब इकोनॉमिक बेस में दो चीज़ें आता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सुपरस्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके ऊपर से हम यहाँ पर पाते हैं लॉज, रिलीजियन, इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये दोनों ही इन सबको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ये पूरा का पूरा जो बनता है उसे हम कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं क्या, सुपरस्ट्रक्चर, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इकोनॉमिक बेस बनाते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। बेस डिटरमाइंस सुपरस्ट्रक्चर, जो बेस है हमारा, जो किससे बनता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से बनता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से बनते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारा सुपरस्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि लीगल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, रिलीजियन, आर्ट एंड फिलोसॉफी हो गया, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। टू अंडरस्टैंड द बेस, मार्क्स लुक्स एट टू इंटरनल कॉम्पोनेंट्स, है ना, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन।
फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट है एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। अब देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मैन टू मैन और एक होता है मैन टू थिंग। चीज़ों के साथ इंसान का एक रिलेशन होता है और इंसान के साथ इंसान का एक रिलेशन होता है, ठीक है। सो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, मैन टू मैन, मैन टू थिंग। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड क्या होता है? टेक्निकल साइड हो गया, जो ह्यूमन लेबर है, टेक्नोलॉजिकल मीन्स है, ठीक है, उसे हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, जो दोनों चीज़ों से आ सकता है, एक टेक्निकल और एक होता है मैनुअल। क्लियर? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जिस वजह से प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, वो 2 तरीके के हो सकते हैं, टेक्निकल एंड मैनुअल। देखो ये आपको सोचना है। मैनुअल हम किसे कहेंगे? ह्यूमन लेबर को कहेंगे। टेक्निकल किसे कहेंगे? टेक्निकल साइड, जैसे कि टूल्स, मशीनरी हो गया, साइंटिफिक नॉलेज। जैसे कि सोचो पहले एक लेबर जो थे उसे एक फील्ड को ठीक से क्या कहते हैं उसे, डिग करने में क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ते हैं या फिर काउस की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जब हमारे पास टेक्निक्स आ गए हैं, जब टेक्निक्स आ गया तब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा चीज़ आते हैं जिसे हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिससे वो काम है ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। क्लियर? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में वैसे ही आपको देखना है, दिस इज द सोशल साइड, दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस साइंटिफिकली रिगार्डिंग एज ओनरशिप। In the capitalist society, this is the relationship between bourgeoisie owners and the proletariat workers, जिसे हम मैन टू मैन कहेंगे। और मैन टू थिंग हम किसे कहेंगे? जैसे कि किसी चीज़ के साथ, कोई ट्रैक्टर हमें चाहिए तो उसे हम कहेंगे मैन टू थिंग, एक रिलेशन तैयार होता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट जिससे हम आएंगे, 1, 2 हो गया, हाँ। Theory of social change, the dialectic. Marx believed history moves forward through conflict. Change occurs when the forces of production outgrow the existing relations of production. Change occurs when, change कब होता है? जब forces of production क्या होता है? Existing relation of production को outgrow कर देता है, ठीक है। When steam power and factories became possible, the old feudal system of lords and serfs couldn't handle them. This tension leads to a social revolution, resulting in a new economic stage. Okay? When steam power and factories became possible, okay, old feudal system of lords and serfs couldn't handle them. This tension leads to social revolution, resulting in new economic stage. Okay? अब देखो सोशल चेंज, अगर आप चेंज की बात करें तो कैसे चेंजेस आया, हम कैसे चेंजेस को सोच सकते हैं, ठीक है, आपको ये याद रहेगा ना इसे। अब देखो चेंजेस हम समझ लेते हैं, सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस हम कैसे याद रख सकते हैं उसे थोड़ा देख लो। जैसे कि देखो जब हमारे पास कोई भी इंजन नहीं था, है ना, तब लोग क्या करते हैं? मैनुअली चलते हैं। वहाँ पर बुर्जोइजी जो है मैनुअल वर्कर रखते थे, उनके साथ ही उन्हें चलना पड़ता था। लेकिन बुर्जोई के पास जब क्या आ गया है? ऑप्शन कि वो स्टीम इंजन को यूज़ करके भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे ये सब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऑप्शन बन जाता है ना, कि वो जा भी सकते हैं, उन्हें काम पे रख भी सकते हैं या फिर ना भी रख सकते हैं। तो ये जो चेंजेस आता है ये क्या करता है?
सोशल रिवॉल्यूशन लेकर आता है, ठीक है, और नया इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करता है। जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्ड्स और सर्व्स के थे वो सब क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। क्लियर रहेगा इतना? It's a common point of confusion but important to clarify. Karl Marx didn't participate in the mode of production debate. Okay, instead he provided the theory that sparked the debate among later scholars. आपको ये याद रखना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में वो बोल तो रहे हैं लेकिन मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में वो नहीं थे, ठीक है। उन्होंने फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जाने की जो डिबेट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हाउ मार्क्स आइडियाज लेड टू दिस फेमस एकेडमिक बैटल, द मार्क्सिस्ट फाउंडेशन, द स्टेजेस। अब देखो उन्होंने तीनों स्टेज के बारे में बोला, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट मोड ऑफ कम्युनिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। दैट द स्टेजेस वेयर ही डिडंट प्रोवाइड ए डिटेल्ड मैनुअल on exactly how a society moves from one to the next. The gap in his writing led to mode of production debate, also known as the transition debate. Okay, this gap in his writing led to the mode of production debate, which also known as transition debate. क्लियर है? अब देखो ये स्टेजेस उन्होंने क्यों दिया था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर फ्यूडलिज्म, एंशिएंट मोड ऑफ सोसाइटी जहाँ पर स्लेवरी हमें देखने को मिलता है, फिर फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म और सोशलिज्म आप एक साथ बोल सकते हो, ठीक है। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास एंड क्लास स्ट्रगल है, फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड आइडियोलॉजी है, द इंटरनल व्यू, ये कार्ल मार्क्स में हम आ जाएंगे, है ना, ठीक है, इसे छोड़ो। कार्ल मार्क्स में इमैनुएल दुर्खेम की ये रहेगा, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो याद रहेगा। अब देखो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे जो हिस्ट्रिकल मैटेरियलिज्म है वो कैसे हमारे रिलेशंस जो स्टेजेस में है चेंज होता है। हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं और क्यों पढ़ेंगे हम हिस्ट्री को, क्योंकि जो इंसान की रिलेशंस है, इंसान की नेचर है, वो चीज़ों के साथ जैसे हम रिलेशंस करते हैं उससे ही चेंज होता है, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देखिए शेयर्ड रिसोर्सेज था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, कोई क्लासेस नहीं था। एकदम शुरू में सोचिए जब हमारी सोसाइटी जब बन रहा था, है ना, बस बन रहा था, तब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चारों तरफ थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदमी जाके अपना शेयर नहीं मांगता था क्या, नहीं मांगता था। तो वो सारी चीज़ें जो एबंडेंट थे, तो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से वो उन्हें यूज़ करते थे। किसी का भी किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर कोई क्लासेस नहीं था, सारे लोग एक समान थे, एक साथ रहते थे, है ना। तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगी, इंसान ने कंट्रोल करना शुरू किया, है ना। सोचो फ्रूट्स, एक पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स हो रहे थे जो सारे लोग मिलकर खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। अब उस फ्रूट से तो होगा नहीं, तो जो आगे जाके फ्रूट्स को गैदर करके रखेगा वो फ्रूट्स उनका हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, जिन्होंने कुछ टूल्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, जिन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया, जो जानते थे हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते थे, वो आगे बढ़ गए, और जो आगे बढ़े वो क्या हो गया, मास्टर, और जो कर नहीं पाए वो क्या हो गया, स्लेव। उसे हम कहेंगे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ओनरशिप ऑफ पीपल। देखो इंसान पहली बार अपना जो है ये समझने लगा कि ठीक है उनके पास ये है तो वो मास्टर है, मेरे पास नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो हम उससे मांगेंगे ही और उसके बदले में हमें भी कुछ देना पड़ेगा। क्लियर रहेगा?
उसके बाद देखो यहाँ पर आता है फ्यूडलिज्म। यहाँ पर देखो लॉर्ड और सर्व्स की बात है, लैंड बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। अब जब तक फ्रूट्स थे, वाटर्स थे, फिश थे या फिर कोई भी मीट था तब तक ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसान के पास फार्मिंग की कॉन्सेप्ट आया है ना, कि हम फार्म करेंगे तो कुछ लैंड जो है वो लोग क्या करने लगे, अपने पास रखने लगे। जिनके पास जितना ज़्यादा लैंड वो उतना लॉर्ड हो गया, लेकिन जिसके पास लैंड नहीं था, जो यहाँ पर काम करते थे, वो सर्फ्स बन गए। ठीक है, और इस तरह से क्या चालू हुआ, एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ। ठीक है, लॉर्ड ने क्या कहा, ठीक है आपको सारा पूरा साल जो है काम मिलेगा, आप जो भी करोगे यहाँ पर उगेगा, आपका कुछ हिस्सा हम आपको दे देंगे, लेकिन बदले में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से फ्यूडलिज्म आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजीज जो है वो क्या होने लगा, एडवांस होने लगा। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुआ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो इन सब से क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है, इंडस्ट्री आते हैं, और ये जो सर्व्स लोग थे यही क्या हो जाता है, प्रोलेटेरियत हो जाता है, लेबर। दे आर द वेज लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि उनके पास और कोई चारा है ही नहीं, है ना। ये लोग फ्यूडलिज्म में जो लोग सर्व्स थे उनको क्या लगा कि यहाँ पर हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम टाउन्स में चले जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज में चले जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास फ्रीडम होगा। क्या फ्रीडम होगा कि हम जब चाहे तब कम करेंगे, जहाँ चाहेंगे उतना कम करेंगे। तो ये फ्रीडम लेने की वजह से वो लोग तो चले गए, लेकिन वहाँ पर जाके भी वो लोग फ्री हो नहीं पाए। वहाँ पर जाने के बाद भी उन्हें ये पता चला कि हम जितना भी कम कर ले हमें एक्सप्लॉइट ही किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, तो वो प्रोलेटेरियत ही रहेंगे। और जो बुर्जोइजी थे, जहाँ पर क्या था, कैपिटल था, मतलब पैसे थे, पैसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। किनके पास पैसे थे, ये जो लॉर्ड्स है इनके पास पैसे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने जितना सारा पैसा था वो लॉर्ड्स कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बुर्जोइजी बन गए और प्रोलेटेरियत बन गए। तो देखिए चेंजेस कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मटेरियल के हिसाब से एक एक स्टेज पर आ गए। फिर देखिए लास्ट में वो कहते हैं कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है उसे हटाना होगा, हमारे पास क्लासलेस सोसाइटी होगा एक टाइम पे जाके, जहाँ पर सारे इंसान एक साथ रहेंगे। और वो किस तरह से होगा, क्लास स्ट्रगल की वजह से होगा। कैसे होगा, क्लास स्ट्रगल की वजह से होगा, क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से होगा, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ की वजह से होगा। तो धीरे धीरे हम कहाँ पर चले जाएंगे, सोशलिज्म में या फिर कम्युनिज्म में। इतना तक क्लियर है क्या, समझ में आया। अब देखिए सोशल चेंज हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, जहाँ पर हमने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए, सुपर स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बेस क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सोशल क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कोटेशन है उनका, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल इन एवरी स्टेज एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट देयर इज एन एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड। हमने देखा ना, प्रिमिटिव सोसाइटी को छोड़ दो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ दो और सोशलिज्म को छोड़ दो, तो आपको क्या दिखेगा कि हर एक जगह पर, हर एक स्टेज में हमें एक एक्सप्लॉयटर मिला और एक्सप्लॉयटेड मिला। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म views the struggle between these classes as a primary engine that drives history forward. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रगल थे ना, एक एक्सप्लॉइट हो रहे थे, एक एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उन दोनों के वजह से ही हमारे जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ पाया। क्लियर है इतना, ठीक है। ऐसे ही तो क्लास स्ट्रगल आते हैं, है ना। क्लास स्ट्रगल की वजह वही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट जो है वो छूट गया है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास
ऑल इटसेल्फ वो करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छा है कि फ़ोटो है तो उससे लेकर हम करेंगे। एक मिनट रुक जाओ पहले। False consciousness and ideology. To keep the base stable, the ruling class uses the superstructure to spread ideology. Okay? To keep the base stable. Base कौन सा था? Mode of production and forces of production. The ruling class is the superstructure to spread ideology. उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुपरस्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। अपने आइडियोलॉजी को किन प्रोलेटेरियत या फिर जो सर्व्स थे उनके अंदर जो उनका कल्चर है उसे देने के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया। ये क्या करता है? ये एक फॉल्स कॉन्शियस क्रिएट करता है अमॉन्ग द वर्किंग क्लास, मेकिंग देम बिलीव दैट दिस सिस्टम इज नेचुरल, फेयर एंड डिवाइनली ordained. The work hard and you will be rich, or it's the God will. क्लियर है? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस कैसे आता है? रिलीजियन से आता है ना? रिलीजियन को उन्होंने इस्तेमाल किया। कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया? कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपके साथ क्या होगा? भला होगा, गुड विल हैपन। ठीक है? अगर आप पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? आप ऑफिसर बनोगे या फिर बहुत अच्छी जगह काम करोगे इंडस्ट्री में। ये सब क्या है? ये सब से आपके अंदर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, अगर हम ये करेंगे हमारे साथ ये होगा। ठीक है? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस किस तरह लीड करते हैं? क्लास स्ट्रगल में लीड करता है। ठीक है? जहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्लास इन इटसेल्फ, और यहाँ पर देखने को मिलता है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लियर है? इतना याद रहेगा? ओके, अब देखो ये सब क्रिटिसिज्म है, इसे छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। इमाइल दुर्खेम हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलो, तो काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से शुरू करके, उनके बुक्स से शुरू करके, क्लास स्ट्रगल से शुरू करके हमने देख लिया है। और अगर कुछ बाकी है तो वो बोलो, तो वो हम कर लेंगे। हाँ, एलिनिएशन जो है वो रह गया और एक क्लास स्ट्रगल रह गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ठीक है? एक कंसेप्ट जो है वो बाकी है, वो है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास स्ट्रगल को हम दो तरीकों से भाग करते हैं, एक क्लास इन इटसेल्फ हो गया, एक क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाए। क्लास इन इटसेल्फ पे हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखते हैं, क्लास फॉर इटसेल्फ को हम सब्जेक्ट रियलिटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ ए क्लास, एन एनालिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट आइडेंटिफाइंग ए ग्रुप with a common relationship to the means of production. Common economic position like proletariat workers shared attributes like lacking ownership, being deprived of fruits of their labor, lack of awareness. Members do not realize they are part of a common stratum and do not recognize their shared exploitation. आपको ये समझना है कि क्लास इन इटसेल्फ में उसमें ही एक स्ट्रगल है। वहाँ पर वो जो क्लास है जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो बहुत दिनों से स्ट्रगल करते हैं और वो समझ भी नहीं पाता कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। जैसे कि देखो मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स को देखा है जो शॉपिंग मॉल में काम करते हैं। अब देखो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 9 बजे आते हैं, करीब 12 घंटा वो लोग कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है और कितना कमा लेते हैं? शायद 8K से 10K तक। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन ही होता है ना। तो वैसे ही उस ज़माने में भी एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था। जो वर्कर्स थे वो एक्सप्लॉयट हो रहे थे, जो प्रोलेटेरियत थे, क्योंकि वहाँ पर ओनरशिप नहीं था। वो लोग डिप्राइव थे, जो काम करते थे उससे वो लोग जो अपना जितना काम करते थे उतना उन्हें उतना उन्हें मतलब फ्रूट्स नहीं मिल पा रहा था, उतना वो लोग कमा नहीं रहे थे। तो वही होता है क्लास इन इटसेल्फ।
तो ये सब जो प्रोलेटेरियत है वो एक साथ होके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। क्लास फॉर इटसेल्फ सब्जेक्ट क्राइटेरियन फॉर्म्ड व्हेन वर्कर्स डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस। जब वो लोग क्लास कॉन्शियसनेस के स्टेज पर पहुंच गए कि हाँ हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, हम जो भी करें हम फ्यूडलिज्म को छोड़कर कैपिटलिज्म में भी आ जाए ना, हमारे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो चलता रहेगा। तब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रियलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। फुल्ली अवेयर हो जाता है उनका कंडीशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन, और वो क्या चाहते थे उस जगह पर वो लोग पहुँच जाते थे। ठीक है, a necessary precondition for workers to unite against capitalist system and change the mode of production to socialism। इतना तक समझ में आया कि क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है। क्लास इन इटसेल्फ में आप ऑब्जेक्टिवली सोचते हो, ठीक है, क्लास फॉर इटसेल्फ में आप सब्जेक्टिवली सोचते हो, यहाँ पर आप यूनाइट हो रहे हो, ठीक है, और ये कॉन्शियसनेस की पहली स्टेज होता है क्लास इन इटसेल्फ का। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो हमारे जो कल मार्क्स की कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। कुछ और चीज़ें हैं जिसे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वो है थ्योरीज। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो देखिए, कार्ल मार्क्स की जितने भी सारे थ्योरीज है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से शुरू होता है, फिर सोशल स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन वो देते हैं, एलिनिएशन देते हैं, और उसके बाद वो क्लास स्ट्रगल देते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, ये जब वो पढ़ने शुरू कर रहा था ना, जब वो पढ़ना शुरू कर रहे थे तो उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन को पहले देखने की कोशिश की। ठीक है, हेगेलियन इन्वेशन उन्होंने पढ़ी, फेमसली इन्वर्टेड हेगेल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म इनटू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूडरबर्ग की मटेरियलिज्म और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो को फॉलो किया। ठीक है, सेंट्रल फोकस क्या था, सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रियल फिजिकल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रादर देन स्पेकुलेटिव कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने क्या कहा था कि हम तभी सोसाइटी को जान पाएंगे जब हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस को जानेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक बेस होता है, एक सोशल बेस होता है। ठीक है, इकोनॉमिक बेस में हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पाते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन पाते हैं, और ये दो मिलकर मोड ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। ओके, सोशल सुपरस्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होता है एंड की फंक्शंस होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स मतलब सोशल सुपरस्ट्रक्चर में गवर्नमेंट, लॉ, रिलीजियन, कल्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, स्टेट पॉलिसीज, एजुकेशन होता है। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने कितने टाइप्स में डिवाइड करे थे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ पर हंटर गैदरिंग और इगलिटेरियन सोसाइटी थे, जहाँ पर कोई भी क्लास कॉन्शियसनेस तब था ही नहीं। कम्युनल ओनरशिप था कि जो भी हमारे पास है हम वो सारे एक सामान बांट के खाएंगे या फिर इस्तेमाल करेंगे। एंशिएंट स्लेव मोड जब तक आया तब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था। उन्होंने क्लास को दो भागों में भाग किया था, मास्टर्स एंड एक्सप्लॉइटेड स्लेव्स। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन को एग्रीरियन सोसाइटी, वेयर लॉर्ड्स ओन लैंड एंड सर्व्स प्रोवाइड लेबर एंड टैक्सेस। ओके, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखो, मॉडर्न स्प्लिट ऑफ बुर्जुआजी होता है, प्रोलेटेरियत होता है, अनस्टेबल एक्सप्लॉइटेटिव होता है। सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में फ्यूचरिस्टिक, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए एलियनिएशन, जो छूट गया था हमारा पहले पीपीटी में, तो ये देख लो। एलियनिएशन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ से, अब देखो यहाँ पर ये बच्चे काम कर रहा है, क्या लगता है आपको, ये बच्चे जब काम कर रहे हैं इसे ये काम करना पसंद है? क्या लगता है? इनके पैरों में जूते भी नहीं है, ये कपड़ा जो पहना हुआ है वो फटा हुआ है, ये देखो फटा हुआ है, तो क्या लगता है आपको, क्या उसे काम करना पसंद है? नहीं काम करना पसंद है, काम करना पड़ रहा है ना। जैसे कि मुझे देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बस अब और नहीं पढ़ना है, क्यों मैं हर दिन लेक्चर नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एक तो पीरियड वो तो चलो जाने दो,
उसके बाद क्या होता है कि मूड स्विंग्स इतना ज़्यादा होता है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो है ना वो सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, पता नहीं अभी तक कितने लोग देख रहे हो, पर जो भी देख रहे हो या फिर देखोगे फ्यूचर में, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आप लोगों से सामना सामनी अगर मिलती है ना, तो ज़्यादा मैं अच्छी तरह से समझा पाती ना आपको। अब इतने दूर से कैसे समझाओ आपको, बताइए कैसे। अगर आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाता, अगर मैं लाइव क्लास ले पाती, तब भी मेरे पास उतना इंटरेस्ट होता, है ना। तो चलो ठीक है। 4 डायमेंशन ऑफ एलियनेशन की अगर हम बात करें, फ्रॉम द प्रोसेस वर्कर्स लैक कंट्रोल ओवर देयर लेबर कंडीशंस और वर्क फ्लो। सुबह 9 बजे आओ, रात को 9 बजे जाओ, कब काम करना है, कहाँ करना है, ये सब कुछ तो जो ओनर्स है वो कंट्रोल करता है। फ्रॉम द प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द कैपिटलिस्ट, नॉट इट्स क्रिएटर। जो प्रोडक्ट, ये बच्चे जो ये बना रहे हैं ना, ये जो रील्स देख रहे हो, तो कपड़े ही बन रहे हैं, तो इससे इसका क्या कोई रिलेशन है? ये बना रहा है लेकिन फिर भी इसे ये सब नहीं मिलेगा। फ्रॉम द प्रोडक्ट, ओके, प्रोसेस से भी वो लोग एलियनेटेड हो गए, प्रोडक्ट से भी एलियनेटेड हो गए। फ्रॉम द फेलो वर्कर्स, द कम्पिटेटिव सिस्टम पिट्स वर्कर्स अगेंस्ट ईच अदर आइसोलेटिंग देम। ये बच्चा और ये बच्चा देखो एक दूसरे से शायद बात भी ना करे, इसके पैरों पर जूते हैं, इसके कपड़े फटा हुआ नहीं है, तो ये बच्चा क्यों इससे बात करेगा? इसे तो यही लगेगा ना कि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये तो मेरा कंपटीटर बन गया। तो फ्रॉम द फेलो वर्कर एंड एलियनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, क्रिएटिव पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड टू सर्वाइवल बेस्ड फोर्स्ड कंपल्सन। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? फ्रॉम वन सेल्फ। अब देखो, ये बच्चा मैनुअली हर दिन यही मशीन चलाएगा, हर दिन एक ही मशीन चलाता है, ये कैसे ये अपना क्रिएटिव साइड दिखाएगा? ऐसा तो नहीं है कि ये डिज़ाइन बना रहे हैं कंप्यूटर में, खुद क्रिएट कर रहा है कुछ, तो ये एलियनेटेड हो गया ना। अब देखो, ये टीचिंग इंडस्ट्री इतना क्यों ज़्यादा चला? कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहे हैं, कुछ कंपनीज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज जो है, एडुटेक कंपनीज है, वो फ्रीडम देता है टीचर को, और कुछ कंपनीज टीचर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो खुद से जो है ना वो क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है, जो क्रिएटिव साइड है वो रहता ही नहीं। तो ये याद रखिए कि एलियनेशन चारों डायमेंशन में काम करता है, फ्रॉम द प्रोसेस of the product or the work, from the product, from the fellow workers and from oneself, and commodity fetishism। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा important है। social relationship of labor are obscured as a mere market values of products। इसका मतलब है कि देखिए, ये जो आदमी एक चीज़ बना रहा है ना, ठीक है, ये जो आदमी चीज़ बना रहा है, ये इसे मिलता तो नहीं, मिलता है क्या? मिलता नहीं है। इसे खुद वो चीज़ जो वो बनाया है, सोचो एक कपड़ा उन्होंने बनाया है और वो कपड़ा उसे खुद जाके फिर से खरीदना पड़ रहा है। पता नहीं, ये कपड़ा तो हुआ नहीं, चलो एक शर्ट बना देते हैं, है ना, पता नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा बनाऊंगी पता है, बट फिर भी मैनेज कर लो। हाँ, तो ये जो शर्ट उन्होंने बनाया, ये उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना महंगा बिकता है। खरीदना भी है तो पैसों से खरीदना होगा, है ना। अगर खरीदना भी है, पैसों से खरीदना होगा अलग से। इसे ही कहते हैं कमोडिटी फेटिसिज्म, जहाँ पर उनका लेबर, उनका सोशल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इन सब से बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इन सब से, उनका लेबर से, रिलेशनशिप से सबसे ज़्यादा हो जाता है उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल। सोचो, ये पेन अगर मैं बनाई होती और ये पेन खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं होता, क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती। तो इसे ही कहते हैं कमोडिटी फेटिसिज्म, जो फेटिश है मेरे लिए, जो मैं पा नहीं पाऊँगी। ओके, क्लास स्ट्रगल, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ हमने डिस्कस किया। एंड ऑब्जेक्टिव ग्रुपिंग ऑफ पीपल शेयरिंग आइडेंटिकल इकोनॉमिक पोजीशन, लैक ऑफ सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ
class for itself when the working class achieves systematic awareness, unites politically, mobilize for collective revolutionary change, that is class for itself. जब आप सबके लिए लड़ रहे हो, ठीक है. Antagonism, unresolved class antagonism drive continuous societal revolutions. This is the motor of history, कि हिस्ट्री को कैसे हम आगे बढ़ाएं. अभी जो है वॉर्स चल रहे हैं, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, है ना. कोई ना कोई किसी ना किसी जगह ये सब रिटन है, रहेगा, सिलेबस में ऐड होगा आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद. तो उसे हम क्या कहेंगे कि अनरिजॉल्व्ड क्लास एंटागोनिज्म ड्राइव कंटिन्यूअस सोसाइटल रिवोल्यूशंस. क्लियर है इतना. अब देखो यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. Max Weber highlighted that social stratification has a complex multiple dimension base, status, party and class, which are ignored by purely binary economic divisions. Okay, यहाँ पर कर्ल पॉपर ने भी क्या किया था, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, अब इतना तक रह गया. और एक पीपीटी है. अब ये सब मैंने कहाँ से लिया है, ये सब मैंने यूपीएससी की बुक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी, नितिन सिंघानिया का बुक है. बहुत अच्छा बुक है. अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीद लेना, ज़्यादा कुछ प्राइस तो है नहीं. सजेस्ट यही करूँगी कि पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि बुक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एक बार देख लेना, पढ़ लेना, अच्छा लगेगा. ओके, तो चलो कुछ जो कोटेशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें थोड़ा पढ़ना होगा. ये देखो, मटेरियल नेसेसिटी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस. क्या लगता है आपको, क्यों प्रोलेटेरियत जो थे, जो सर्व्स थे, वो क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते रहे? क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है, अगर आपको फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेना है, तो आपको काम करना पड़ेगा. काम अगर करोगे तभी तो प्रोड्यूस होगा, और जब प्रोड्यूस आप करोगे तब क्या करोगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन होना ही है अगर आप बूर्जुआजी में नहीं हो. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस. इट वॉज ए हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर. एट द सेम टाइम इट वॉज हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग alienation of man, the dual vector of human progress. Okay, Hegelian idealism to define physical framework of social progress. Hegelian idealism को उन्होंने क्या किया था, materialism में convert किया था. ठीक है, it was a history of increasing control of man over nature. उन्होंने क्या कहा था कि हम नेचर के ऊपर जितना कंट्रोल कर पाए करेंगे. एट द सेम टाइम हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग एलियनेशन ऑफ मैन. ओके, हिस्ट्री दो तरीक़ों से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी. एक मैन ओवर नेचर, जब कंट्रोल कर रहा था इंसान, और दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग एलियनेशन ऑफ मैन. ये तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हो गया. सुपर स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियस. इट्स नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग, बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर सोशल बीइंग डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस. ओके, जो सोशल बीइंग है वो सोसाइटी में कैसे रह रहा है. लॉ, रिलीजन, स्टेट स्ट्रक्चर, कल्चर आर कंस्ट्रक्टेड atop the base, acting strictly to preserve and validate the power of dominant owning class. है ना, उनका जो सोशल बीइंग है वो उनका कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करता है, ना कि इंसान का खुद का कॉन्शियसनेस उनका बीइंग डिटरमाइन करता है. ठीक है, ये सब कोटेशन याद रखिए, क्योंकि अगर इन केस अगर आप लोग गेट भी दोगे ना फ्यूचर में, एक साथ प्रिपेयर कर लो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा. है ना, ये तो हो गया फेलो वर्कर्स फ्रॉम सेल्फ, ऑब्सक्यूर्स रियल ह्यूमन रिलेशंस, वो हो गया है. ओके, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखिएगा. दूसरा वाला देखिए, मैन इज बोर्न इन ए सोसाइटी इन विच प्रॉपर्टी रिलेशंस हैव ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड. जस्ट एज ए मैन कैन नॉट चूज हु इज हिज फादर विल बी,
ही हैज़ नो चॉइस ओवर हिज क्लास एज वेल। अब देखो ये कितना अच्छा कोटेशन है कि आपका प्रॉपर्टी रिलेशंस कैसा होगा सोसाइटी में, ये पहले से तैयार है। अब देखो मेरे पापा क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन है ना, एक इलेक्ट्रिशियन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है, ठीक है। ऑनेस्ट होने की वजह से उन्हें जो है ना, जितने भी सारे उनके पार्टी है वो सब क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेवी काम करा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते और वो बोल भी नहीं पाते कुछ। अब देखो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इनके, ये मेरे फादर बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। तो इसी तरह से मैं जिस क्लास में बड़ी हुई वो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ना, वो मैं चूज़ नहीं कर सकती। चूज़ कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो देखो मेरा प्रॉपर्टी है नहीं कुछ, मैं एकदम ग्राउंड से जब उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे धक्का खाना पड़ता है। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। अब देखो मम्मी पापा तो ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते, तो इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, तो हमने एक जनरल डिग्री कर ली, है ना, जितना मिनिमम हो सके उतना। उसके बाद मतलब सोचो कि एक टाइम पर मेरे पास 10,000 रुपये नहीं थे फ़ी देने के लिए। उसके लिए मेरे मम्मी को जो है ना गोल्ड ज्वेलरी जो है वो रखना पड़ा। तो देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोटेशन है कि मैन इज़ बॉर्न इन अ सोसाइटी इन विच प्रॉपर्टी रिलेशंस, कि हमारे जो प्रॉपर्टी है उनके साथ जो रिलेशन होगा वो ऑलरेडी हैव बीन डिटरमाइंड, जस्ट एज अ मैन कैन नॉट चूज who is his father will be, he has no choice over his class as well. okay okay society in itself जो objective होता है, for itself subjective होता है। exist purely as an empirical category, members lack political awareness, they fail to recognize structural exploitation, subjective awareness of exploitation, unification into political network and mobilize for their historical revolution. okay अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो कहते थे कि हिस्ट्री जो है वो एक क्लास स्ट्रगल ही है, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल से ही पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म शोज इट्स ओन सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा चीज़ है ना जिसके अंदर खुद के अंदर ही खुद को ख़त्म करने की ताकत रखता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, देन एट्स फियर्स, देन एट्स फोर्स। सो ये कौन है, कार्ल मार्क्स। ये कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, देन एज ए फोर्स। क्लियर। पहले तो ट्रेजेडी हो गया फिर फोर्स हो गया, कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि चारों तरफ जैसे वॉर लगा हुआ है, अब तो ट्रेजेडी है कि वॉर हो गया। जो भी पहले से प्लानिंग था वैसा नहीं है कि ये सब बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, अब हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे और भी कंट्रीज अगर जुड़ने लगे तो वो फोर्स ही होगा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट एक्ट एज प्राइमरी मोटर ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बाय असेंबलिंग वर्कर्स एंड क्रिएटिंग रेगुलर क्राइसिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म बिल्ड्स द वेरी एजेंट ऑफ इट्स ट्रांजिशन। क्लियर रहेगा इतना। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ये रहा। ओके तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ये तीनों कोटेशन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि ये हर एक कोटेशन PYQs में मैं पढ़ चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कैपिटलिज्म shows its own sheets of destruction. History repeats itself first as tragedy and then as a force. Clear? Clear रहेगा इतना? It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social mind determines their consciousness. In order to survive, man must produce. It was a history of increasing control of man over nature. At the same time, it was history of increasing alienation of man. Okay, thank you. Alienation of man.
थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, अब तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें जाना है। है ना, बहुत बहुत देर से एक्चुअली इतना लॉन्ग तो पढ़ाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब चलो चलते हैं, अब हम शुरू करेंगे इमाइल दुर्खीम। इतना याद रहेगा, ठीक है। जो शुरू करेंगे वो है इमाइल दुर्खीम, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब हम इमाइल दुर्खीम से शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ बुक्स आपको देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये तो बोलने का कुछ है ही नहीं। इसमें से देखो, पहला जो है हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर, 1893 में उन्होंने ये बुक लिखा था, हिज डॉक्टरल थीसिस डिस्कसिंग मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। उनका जो पहला बुक था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, वो एक डॉक्टरल थीसिस था, और जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे हमारे जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैकेनिकल एक ऑर्गेनिक। क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरा जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 डिफाइंस सोशल फैक्ट क्या होता है एंड द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू सोसाइटी। हम सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा था। उन्होंने सोशल फैक्ट्स को जो है ना वो डिफाइन किया था। उन्होंने सोशल फैक्ट्स को क्या किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है सुसाइड, ठीक है। अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, 1897, a seminal work applying statistical analysis to social integration and regulation. Suicide, a study in sociology, 1897, a seminal work applying statistical analysis to social integration and regulation. हम सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे और इसे एनालाइज कैसे करेंगे, ये सब उन्होंने सुसाइड के किताब में बताया था। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे हो सकता है कि सुसाइड जो एक हमारा सोसाइटी का एक पैथोलॉजी कह सकते हो कि ये तो मैम वो फंक्शनल है नहीं, लेकिन सुसाइड स्टडी करते वक्त वो बहुत सारे ऐसे टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये दिखाते हैं कि थोड़ा बहुत सुसाइड जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। वो 1897 में दिया था, तो एक 1893, 95, 97, ओके। फिर आता है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, 1903 में उन्होंने दिया था। विथ मार्शल मॉस एक्सप्लोर सोशल ऑरिजिन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। द एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइजेस द सैक्रेड एंड प्रोफेन, डिवाइन द रिलीजियन रिचुअल्स। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा वॉर टाइम राइटिंग्स, जब युद्ध चल रहा था ना, जब हमारे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। हु वांटेड वॉर, 1914 में, विथ ई डिनीस। जर्मनी अबव ऑल, 1915, ए क्रिटिक ऑफ जर्मन आइडियोलॉजी। पोस्ट थॉमस पब्लिकेशन, मतलब उनके डेथ के बाद कुछ बुक्स जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें मोरल एजुकेशन 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म 1928 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थॉट 1938। अब देखो हर एक किताब के बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोलने से ज़्यादा यही मैं बोल दूँ कि यहाँ पर जितनी भी सारी किताब मैं लिखी हूँ ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ इसमें ऑप्शन नहीं है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट कर लो और अपने दीवार पे चिपका दो, बस वो करने से याद नहीं होगा, आपको कॉन्शियसली इसे याद करना है, ठीक है। द एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, ये तक उसके बाद जर्मनी अबव ऑल एंड हु वांटेड वॉर, ये सब क्या है, मतलब 1893 से 1915 तक जितने भी बुक्स उन्होंने लिखा है ये सब वो जिंदा रहते हुए लिखे हैं। उसके बाद जो भी है 1922 वाला एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, 1924 वाला सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, मोरल एजुकेशन 1925, सोशलिज्म 1928, ये सब उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थॉट 1938, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955। क्लियर है? चलो,
तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 वाला टॉपिक। इसमें वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, हमारे जो सोसाइटी है ये क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है ना। और हमारे सोसाइटी में हमें दो तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, एक है मैकेनिकल सॉलिडरिटी और दूसरा है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, शेयर्ड बिलीव्स, कलेक्टिव कॉन्शियस, लो डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, बहुत ही ज़्यादा एक ही तरीके का जो काम है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सभी को सब कुछ जाता है। शेयर्ड बिलीव्स, ओके, सबका वैल्यूज़, सबका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो जैसे वो सोचते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस, सब एक ही तरीके से सोचते हैं, किसी का कोई भी सोचना अलग नहीं है। और लो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही होता है कि जितने भी सारे लोग हैं वो क्या काम करता है, कोई आपको वहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं देखने को मिलेगा। हर एक इंसान को छोटा मोटा सब काम आता है, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है, ठीक है। अब देखो होमोजिनिटी वाला तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, उसे छोड़ दो। तो ये याद रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल सॉलिडरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब देखो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, बेस्ड ऑन डिफरेंस, इंटरडिपेंडेंस। अब देखो यहाँ पर हर एक लोग स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में हमें कोई भी स्पेशलाइज्ड नहीं मिलता था, लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में हम स्किल्ड देख सकते हैं, डॉक्टर, फार्मर, बिल्डर, है ना। यहाँ पर आप पुलिस लिख दो, तो ये सब क्या हो गया, अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर चुके हैं, खुद को एक एक पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, और ये इंटरडिपेंडेंस दिखाता है, ओके। इसे हम हाई डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी किसके ऊपर बेस है, सिमिलर काम, शेयर्ड वैल्यूज, कलेक्टिव कॉन्शियस, लो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर ये सब चलता है। आई एम सॉरी, कलेक्टिव कॉन्शियस किसे कहेंगे, शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स इन ए सोसाइटी, शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स इन ए सोसाइटी, उसे हम कलेक्टिव कॉन्शियस कहेंगे। स्पेशलाइजेशन किसे कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर को कहेंगे, म्यूचुअल डिपेंडेंस को कहेंगे, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्शियस क्या होता है, शेयर्ड नॉर्म्स होता है, वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है सोसाइटी में, शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स इन ए सोसाइटी। स्पेशलाइजेशन किसे कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर को कहेंगे, म्यूचुअल डिपेंडेंस को कहेंगे। देखिए ये ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की ही पार्ट है। पहले ना जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा समझ लो ताकि आपको मदद हो जाए। और आप ये बात भी देखना कि अब मैं कोशिश करूँगी कि जो भी किताब उन्होंने लिखा है उस किताब में जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपको हेल्प हो जाए ये याद रखने में कि कौन सी किताब में कौन सी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब देखो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, ठीक है। एक मिनट चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। हाँ चालू है, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि मतलब मैंने पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया और उसके बाद पता चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरेज फुल हो जाता है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड उन्होंने दिया था 1895 में, ठीक है। कोर आइडिया क्या था, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। यहाँ पर उन्होंने सोशल फैक्ट्स को पढ़ा। सोशल फैक्ट्स क्या है, ट्रीटिंग सोशल फैक्ट एज थिंग्स, ऑब्जेक्टिवली उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। रिमूव सब्जेक्ट बायस, स्टडी एज दे एग्जिस्ट एक्सटर्नली। अगर सब्जेक्टिव होता तो आपका यहाँ पर बायसनेस आ जाएगा, फीलिंग्स आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीक़ों से पढ़ोगे तो आप जो ऑब्जर्व करोगे, जो डेटा होगा आप उसे ही स्टडी करोगे, तो उसे ही सोशल फैक्ट कहा जाता है। ट्रीटिंग सोशल फैक्ट एज थिंग्स। सोशल फैक्ट्स होता क्या है बाय द वे,
एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी, लॉ, लैंग्वेज। सोशल फैक्ट्स क्या होता है, इंडिविजुअल के बाहर की चीज़ होता है। ओके एक कोर्सिव पावर काम करता है। जनरल टू सोशियोलॉजी, एक्सटर्नल एंड कोर्सिव इन नेचर। सोशल फैक्ट्स क्या है, एक्सटर्नल है एंड कोर्सिव इन नेचर। मतलब पहले तो इंडिविजुअल्स ने इंस्टीट्यूशंस बनाया था, इंस्टीट्यूशन से एक सोसाइटी बना था, लेकिन अब उल्टा होता है। हमारे सोसाइटी हमारे ऊपर एक फोर्स डालता है जो हम देख नहीं पाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये क्या होता है, जनरल टू सोसाइटी एंड कोर्सिव इन नेचर, कोर्सिव इन पावर। ओके दुर्खाइम्स स्टडी ऑफ सुसाइड 1897। अब 1897 में उन्होंने ये आइडिया दिया था जो कि था इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, फैटलिस्टिक एंड एनोमिक। अब देखो उन्होंने सुसाइड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, इगोइस्टिक एंड एनोमिक, ऑल्ट्रुइस्टिक एंड फेटलिस्टिक। अब देखो ये पेयर में ही बोला जाता है। अब हर किसी को आप अगर सुनोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों पेयर में बोला जा रहा है। क्यों, देखो देखते हैं। लो इंटीग्रेशन, आइसोलेशन वर्सेस बिलोंगिंग, मतलब ये इगोइस्टिक हो गया। इगोइस्टिक का मतलब है कि आप खुद को ढाल नहीं पाते हो, सोसाइटी में खुद को मतलब समा नहीं पाते हो, है ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि आप किसी जगह जाके मिलजुल लो, तो आपका ईगो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसे लाइटली ले ही नहीं पाते, आप वो सोचते रहते हो और अल्टीमेटली क्या होता है, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो कि मैं नहीं मिलूंगी इनसे, नहीं जाऊंगी उनके ग्रुप में। लेकिन आपको ये समझना है कि इगोइस्टिक में यही प्रॉब्लम आता है। ओके एनोमिक क्या हो गया, लो सोशल रेगुलेशन, जो रेगुलेशन वर्सेस डिसऑर्डर। लो सोशल रेगुलेशन मतलब आप अब क्या होगा कि सोसाइटी का जो रेगुलेशंस है आप वो मानोगे ही नहीं। सोसाइटी ने जितने भी सारे रेगुलेशंस रूल्स बनाया है आप उसे मानोगे ही नहीं, तो उसे हम क्या कह देंगे, एनोमिक कह देंगे। लो सोशल रेगुलेशन उसे कहते हैं, ठीक है। एनोमिक एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, क्लियर है। की ड्राइवर्स क्या है, एनोमी सडन सोशल चेंज होता है, एनोमिक सुसाइड होता है, ठीक है। इगोइस्टिक सुसाइड इंक्रीजेस, लूज सोशल टाइज, हाई इंडिविजुअलिटी एंड सेकुलरिज्म। एनोमी होगा, एनोमी से क्या होगा, सडन सोशल चेंजेस आएगा, जो क्या लीड करेगा, एनोमिक सुसाइड को। अब देखो आपको ये लगता है कि ये काम सोसाइटी ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ पर मोनोगैमी ही होता है, मैरिज जो है वो मोनोगैमी है, मैरिज को आप पॉलीगैमी, हिंदू मैरिज लॉ में पॉलीगैमी नहीं चलेगा, ठीक है, मोनोगैमी है। लेकिन आपने कहा नहीं मुझे 4 शादियाँ करनी है, तो आप एनोमिक हो गए, आप सोसाइटी के रूल्स के बाहर हो गए। और अगर आप सोसाइटी के रूल्स के बाहर हो गए, आप उसे मान नहीं पाए, तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर जब आ जाएगा एनोमिक सुसाइड होगा, क्लियर है। सो इगोइस्टिक एंड एनोमिक, इगोइस्टिक में आप खुद को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो, एनोमिक में आप सोसाइटी के रेगुलेशन नहीं मानते हो। अब देखो ऑल्ट्रुइस्टिक आता है, यहाँ पर उल्टा है, हाई सोशल इंटीग्रेशन, जैसे कि वॉरियर्स हो गया, या फिर आप आर्मी वाले को देख लो, वो कितना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी रहे, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करते हैं। फैटलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है, यहाँ पर देखो हाई सोशल रेगुलेशंस होता है, सोशल कॉजेज एंड इंडिविजुअल कॉजेज। सोशल कॉजेज में देखो क्या होता है, फैटलिस्टिक मतलब हाई सोशल रेगुलेशन। आपने ये कहा कि आपको कुछ करना है, सोचो जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स होता है ना, वहाँ पर आप एक मूवमेंट के लीडर हो,
और उस लीडर होने के वजह से आप सही हो, आप लड़ रहे हो, लेकिन आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, तो आपकी जेल हो जाती है। तो वहाँ पर आप आप सोशली रेगुलेट तो हो रहे हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जो कि आप मान नहीं पाए, तो आपने क्या किया, जेल हो गई आपकी, तो आपने सुसाइड कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। ऑल्ट्रिस्टिक एंड फैटलिस्टिक, इगोइस्टिक एंड एनोमिक, है ना। इगोइस्टिक एंड एनोमिक दोनों ऑपोजिट होते हैं। इगोइस्टिक ऑल्ट्रिस्टिक ऑपोजिट होता है, एनोमिक फैटलिस्टिक ऑपोजिट होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1912 में दिया था। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने कौन सा पढ़ा, दी डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, दुर्खैम्स स्टडी ऑफ सुसाइड 1897, एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, जहां पर हमें पढ़ना है सैक्रेड एंड प्रोफेन कॉन्सेप्ट, है ना। टोटेमिज्म के कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पढ़ना है। ओके, अब ये क्या है, देखो, रिलीजियन इज नथिंग बट व्हेन सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ, ये इनका एक कोटेशन है, फेमस कोटेशन है कि रिलीजियन और कुछ नहीं, सोसाइटी खुद को ही जब पूजा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ। क्लियर है इतना? अब देखो क्या है सैक्रेड एंड प्रोफेन, इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए स्पिरिचुअल है, जिसे हम क्या मानते हैं, बहुत ही पवित्र मानते हैं, तो उसे हम अलग से रखते हैं। तो इस तरीके का काम जब हम करते हैं, जिसे आप कलेक्टिव सिग्निफिकेंस कहेंगे, सबके लिए वैसा ही है, उसे हम कहते हैं सैक्रेड। ओके, प्रोफेन ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी है, मंडेन है, मतलब जो चीज़ हर दिन होता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना होता। हमें कलेक्टिव कॉन्शियस में क्या करना होता है, रिचुअल्स को फोकस करना होता है, जहाँ पर कलेक्टिव सिग्निफिकेंस, कलेक्टिव इफर्वेंस होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, वो सब सैक्रेड में आता है। लेकिन प्रोफेन में ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? उसके बाद देखो टोटेमिज्म। टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, रेगुलेशन वर्सेस टोटेमिज्म कुछ नहीं, ये स्टडी ऑफ रिलीजन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस जगह पर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप उन सब जगह को क्या करो, नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं ड्राइव में अपलोड करके दे दूँगा पूरा फाइल, कोई बात नहीं। ओके, ले लेना वहाँ से, फिर प्रिंट आउट कर लेना। ओके, हाँ, तो जिस जिस जगह को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बस उसे याद रखना है, दैट्स इट। क्लियर है? तो टोटेमिज्म क्या है? टोटेमिज्म इज द स्टडी ऑफ रिलीजियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पुराना रिलीजियन माना जाता है, प्रिमिटिव रिलीजियन माना जाता है। ठीक है, एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। अब देखो सोशल फैक्ट हो गया, है ना। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं। यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया है हमने। हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियस क्या होता है? दुर्खाइम्स शेयर्ड माइंड, डेफिनेशन इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल, शेयर्ड बिलीव्स, जहाँ पर हमें चाइल्डहुड से सोशलाइजेशन सिखाया जाता है, जहाँ पर हम रूल्स सीखते हैं। बिलीव्स आर पार्ट ऑफ यू, दिस आर द बिलीव्स ऑफ पार्ट ऑफ यू। ओके, consensus, social pressures, all of these are nothing but what? Collective consciousness, general collective agreement. क्लियर है? ये सब क्या है? ये सब nothing but जब हम एक साथ कुछ सोचते हैं, सोचो बहुत सारे लोग एक जगह पर है, लेकिन हम सभी एक चीज़ से सोच रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वही कलेक्टिव कॉन्शियस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नेशनलिज्म, हम जब नेशनल एंथेम सुनते हैं, फ्लैग होस्टिंग होता है, हम सभी खड़े होते हैं, तो कलेक्टिव कॉन्शियस है ये, है ना। हम सभी एक चीज़ से सोच रहे हैं कि हमें रेस्पेक्ट करना है हमारी नेशनल फ्लैग को।
रिलीजियस वैल्यूज क्या है? ऑन द अदर हैंड क्रॉस और प्रेइंग हैंड, स्क्रिप्चर्स, ऑल ऑफ दीज आर रिलीजियस वैल्यूज. ओके. व्हाई डज द इंटरनेट पनिश डिविएंट पीपल? ये सब छोड़ दो, अभी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट कलेक्टिव कॉन्शियस समझ में आया आपको? ठीक है. अब देखो सॉलिडेरिटी के बारे में, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हम पढ़ चुके हैं. चलो एनोइमी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. हमने सुसाइड पढ़ा ना, सुसाइड से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पढ़ना था कि हम एनोइमी क्यों फील करते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि हम किसी जगह बिलोंग ही नहीं करते. इट्स अबाउट नॉर्मलेसनेस, नॉट जस्ट पर्सनल फेलियर. नॉर्मलेसनेस इसका मतलब क्या है? पर्सनल फेलियर होता तो आप एनोइमी होते, लेकिन जो सोसाइटी के ऑर्डर है वो मेंटेन रहता, लेकिन वो नहीं रहता. अब जब पर्सनली फेल करते हो, जब नॉर्मलेसनेस आता है, जब सोसाइटी किसी ऑर्डर में नहीं चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मलेसनेस. उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मलेसनेस. ओके. कॉजेस ऑफ एनोइमी, रैपिड सोशल चेंज होता है, ट्रेडिशन ब्रेक्स होता है, न्यू नॉर्म्स नॉट येट फॉर्म्ड. ओके. डेफिनेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स. डेफिनेशन ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स. एनोइमी क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स. और एनोइमी का कारण क्या है? सोसाइटी अगर रैपिडली चेंज कर रहा है, नए नॉर्म्स आ रहे हैं और अभी तक चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन जो है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन नया जो नॉर्म्स है वो बना ही नहीं, तो वो क्या रिजल्ट करेगा? कॉजेस ऑफ एनोइमी. विलेज ट्रेडिशंस इन वेस्ट बंगाल, आप अगर देखो ट्रेडिशनल वेस्ट बंगाल विलेजेस आर जॉबलेस. गोल और मीन्स डिसकनेक्शन, कि क्या करें हम वो पता ही नहीं है ना. आप सिंपल से देखो ना, वेस्ट बंगाल क्या था और आज क्या बन चुका है. सच में बुरा लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वेस्ट बंगाल की, ये पूरा ख़त्म कर दिया वेस्ट बंगाल को, है ना. तो अब देखो, आपको ये याद रखना है कि एनोइमी जो है वो नॉर्म्स जब ब्रेक डाउन होता है तो एनोइमी होता है. जैसे कि स्टूडेंट की डिप्रेशन की बात देखो, हाई एक्सपेक्टेशन से एकेडमिक फेलियर आ रहा है, नॉर्मेटिव गोल जो है वो लॉस्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो एनोइमिक हो जाएगा, है ना. आप लोगों में से जितने सारे लोग हैं जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा होता है ना बार बार, जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो ठीक है इस बार मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, तब क्या होता है आपके साथ? एनोइमी होता है. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, उसके बाद सोशल मीडिया का स्ट्रेस, कुछ हुआ ना हुआ, चलो फ़ोन को स्क्रॉल करो. ऑन द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे ना कि हम कितना फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, फिर हमें टायर्ड लगता है ना, फिर हम सोने लगते हैं, लेकिन हमारा जो गोल था वो पूरा होता ही नहीं. तो इसे ही तो एनोइमी कहेंगे हम. ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, सुसाइड थ्योरी हमने पढ़ लिया है ना. हाँ, यहाँ पर देखो क्या पॉइंट है कि इट्स नॉट अबाउट सोशल रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन. It's about social regulation and integration, not just personal mental health. क्लियर है? ओके. सुसाइड हो गया. कलेक्टिव एफर्वेंस क्या होगा? ये तो हो गया है दुर्गा पूजा, जहाँ पर हम शेयर्ड रिचुअल्स करते हैं, सभी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं. IPL मैच, पॉलिटिकल रैलीज, जहाँ पर सभी एक तरीके से सोचता है ना. ठीक है, ओके. तो बस एमाइल दुर्खेम का इतना ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. आई होप कि आपको ये समझ में आया है. तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है मैक्स वेबर की. क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैक्स वेबर की जो बुक है वहाँ से हम शुरू करेंगे. ये रहा बुक का लिस्ट. ऐसे बुक्स के नाम यहाँ पर दिया गया है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सारी यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है. कुछ इम्पोर्टेंट जो है वही याद रखना है. ठीक है, ओके.
यहाँ पर देखो ये प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म वाला 1904 से 1905 में उन्होंने ये दिया था। कॉलिंग इनर वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म, आयरन केज, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये देखो 1895 में उन्होंने दिया था दी नेशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। पावर पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात किया जा रहा है ना। 1915 में यहाँ पर रिलीजियन ऑफ चाइना, 1916 में रिलीजियन ऑफ इंडिया, 1917 में साइंस एज ए वोकेशन, एंशियंट जूडिज्म 1917 एंड 1919 में उन्होंने ये दिया था। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिसे आपको याद रखना है। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी बोल के जो कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा है ना, और ये लास्ट में देखो ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी बोल के जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो 1922 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो पॉलिटिक्स एज वोकेशन, हाँ ये आ चुका है 1990 का। क्लियर है इतना? ठीक है, मैक्स वेबर अब हम शुरू करेंगे। अब देखो मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा शॉर्ट रखा जाए, हम उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो ये कि हमने इमैनुएल दुर्खेम पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स पढ़ ली, अब हम मैक्स वेबर पढ़ेंगे। अब देखो तीनों में कुछ डिफरेंस है ना, तीनों में कुछ डिफरेंस है। एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं कोई ब्लैंक पेज है या नहीं। हाँ चलो, अब देखो आपको ये याद रखना है, तीनों में एक डिफरेंस तो है ना। पहला जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर कार्ल मार्क्स, इमैनुएल दुर्खेम और मैक्स वेबर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कार्ल मार्क्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। इमैनुएल दुर्खेम क्या है? पॉजिटिविस्ट। और फंक्शनलिस्ट। मैक्स वेबर क्या है? इंटरप्रिटिविस्ट। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? वर्स्टिहैन, है ना। तो देखो तीनों के जो थिंकिंग है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं। पॉजिटिविस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पॉजिटिविस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि नेचुरल साइंस के ऊपर वो लोग कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देने की। ऑन द अदर हैंड फंक्शनलिस्ट क्या कोशिश करते हैं कि वो लोग थ्योरीज से प्रिज्यूम करते हैं कि आगे का रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो ये तीनों का डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैक्स वेबर की अब थिंकर्स में थिंकिंग पैटर्न तो हमने जान लिया कि वो इंटरप्रेटिविस्ट थे। अब वो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, अब वो देख लेते हैं। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म 1990s में उन्होंने दिया था। इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर उन्होंने काम किया था, है ना। क्या काम किया था? हमने क्या कहा कि वो इंटरप्रेटिविस्ट थे, वो माइक्रो पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड कार्ल मार्क्स एंड इमैनुएल दुर्खेम दोनों ही मैक्रो थिंकर्स थे। उन लोगों ने सोसाइटी को एक एज अ होल माना था, मतलब बहुत बड़ा एक सोच के साथ उन लोगों ने सोसाइटी को स्टडी किया था। ठीक है, सोसाइटी को एक पूरा का पूरा एक पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश किया था। कैसे समझो? सोचो एक ऑरेंज है ना, ऑरेंज के अंदर बहुत सारे पल्प्स होते हैं। अब देखो कार्ल मार्क्स, इमैनुएल दुर्खेम ये दोनों ही कोशिश करते थे कि वो पूरे ऑरेंज ही पढ़ा जाए, ठीक है, बाहर से। लेकिन मैक्स वेबर क्या कोशिश करते थे कि इंडिविजुअल तरीके से माइक्रो पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करते थे। अप्रोच दैट इज सोशल फेनोमेना मस्ट बी एक्सप्लेन एनालाइजिंग एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर जो है फोकस करते थे। ऑन द अदर हैंड कार्ल मार्क्स या फिर इमैनुएल दुर्खेम ये सब क्या करते थे कि सोसाइटी के एक्शंस के ऊपर फोकस करते थे। क्लियर है? ओके।
उसके बाद देखो वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब देखो ये सब उन्होंने क्या दिया था, अर्ली मेथोडोलॉजी के काम में उन्होंने दिया था 1990 से 1904 में जो उन्होंने बुक लिखा था। वैल्यू न्यूट्रलिटी की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट होंगे वो तो माइक्रो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा वैल्यू फ्री रह तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, वैल्यू न्यूट्रल रहने की कोशिश कर सकते हैं। वैल्यू दैट इज सोशल साइंटिस्ट शुड स्टडी फैक्ट्स विदाउट इम्पोजिंग देयर ओन मोरल और पॉलिटिकल वैल्यूज। खुद का मोरल और पॉलिटिकल वैल्यूज को इम्पोज ना करके आपको सोसाइटी के पढ़ने की कोशिश करना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो आइडियल टाइप 1903 एंड 1904 में आया था। क्या है, एनालिटिकल टूल्स और कॉन्सेप्चुअल मॉडल like bureaucracy constructed by magnifying certain traits to understand the social reality। उन्होंने आइडियल टाइप्स को स्टडी करने की कोशिश की थी। 1903 से 1904 में आया था। उन्होंने क्या कहा कि constructed by magnifying certain traits to understand social reality। उन्होंने हायरकी को पढ़ा था, रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ा था, है ना, सोशल रियलिटी को पढ़ा था, क्लियर है। वर्स्टीहेन क्या कहता है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, अ मेथड एम्फसाइजिंग दैट सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मीनिंग बिहाइंड ह्यूमन एक्शन। वर्स्टीहेन क्या है, वर्स्टीहेन में हम बाद में आते हैं, आइडियल टाइप्स पहले समझ लो। आइडियल टाइप्स क्या है, सिंपली सोचो कि एक सोसाइटी में एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे हम हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, उसे आइडियल मानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके हम रूल्स सेट करते हैं कि हाँ ठीक है वो लोग ये रूल्स मान रहे हैं, तो वो एक स्किल सेट हो जाता है, उसके ऊपर बेस करके हम पूरे सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं, वो होता है आइडियल टाइप। क्लियर है इतना। वर्स्टीहेन ऑन द अदर हैंड क्या है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, मेथड एम्फसाइजिंग दैट सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मीनिंग बिहाइंड ह्यूमन एक्शन। वो कहते हैं कि बस ऊपर ऊपर से देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको समझना है, अगर आपको देखना है कि एक बेगर अगर भीख मांग रहा है ना, तो क्यों मांग रहा है, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी किसी को मतलब भीख मांगना पसंद है ना, किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन हाँ ये भी पता है कि बेगरी इज़ अ प्रोफेशन इन इंडिया। एक्सक्यूज मी, लेकिन आपको ये भी समझना है कि बेकरी अगर प्रोफेशन है तो लोग इसे चूज क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई इंडिविजुअल कोई काम करता है, उसका अंदर का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही होता है वर्स्टीहेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊपर से कुछ अगर आप समझ लोगे तो वो नहीं होगा, वो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में आएगा नहीं। आप किसी चीज़ की सोचो, आपसे कोई कुछ बोल रहा है ना, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसे तो, अगर वो सही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो नहीं मान रहे हो ना, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सामने वाला आपसे कुछ बोलता है या फिर कुछ कर रहा है आपके लिए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग तो ज़रूर होगा, है ना, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म 1904 से 1905 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, द आइडिया दैट कैल्विनिस्ट रिलीजियस बिलीव्स indirectly encouraged the accumulation of capital. The idea that Calvinist religious beliefs, hard work, thrift, asceticism indirectly encouraged the accumulation of capital. Calvinist man, clean cut, hard work and thrift, accumulation of capital. So Protestant ethic, Protestant work ethic ऐसा बोलना नहीं चाहिए, Protestant ethic से उन्होंने क्या कहा था कि दूसरे जितने भी सारे लोग हैं उनका एक सिंपल अलग एक रिलेशन है। प्रोटेस्टेंट एथिक क्या कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे आप उतना ज़्यादा मनी
अर्न कर पाओगे, है ना। इससे आप क्या होगा, कैपिटल ग्रो करेगा। तो ये कैल्विनिस्ट रिलीजियस यही बिलीव करते हैं कि अगर आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल होगा, उतना ज़्यादा आप दूसरी जगह पर, दूसरी दुनिया में जाके अच्छे रहोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक रिलीजियन, जो पूरा रिलीजियन है वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करके बना है ना। ऑन द अदर हैंड अगर आप हिंदुइज्म को देख लो तो वो तो ये सब मानते ही नहीं, वो इनर वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म में मानते हैं, है ना। ठीक है, इनर वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म में मानते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, वन शुड लिव ए डिसिप्लिन्ड फ्रूगल लाइफ विद इन द वर्ल्ड रादर देन fleeing it, which fuel the spirit of capitalism। अब देखो हिंदुइज्म में क्या कहते हैं कि क्या है, क्या होगा, है ना, इतना सारा संपत्ति करके क्या होगा, पहले तो मन में शांति होना चाहिए, तो ऐसा कुछ कहते हैं ये लोग। तो इससे क्या होता है, इनर वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म होता है और दूसरे में आउट वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये दो कॉन्सेप्ट जो है पूरा उल्टा है। एक रिलीजियन बोलता है जो कि क्रिश्चियन में है, आप देख सकते हो, प्रोटेस्टेंट एथिक, जो प्रोटेस्टेंटिस्ट होते हैं वो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन दूसरे जितने सारे रिलीजियन हैं वो क्या कहते हैं कि हमें इनर वर्ल्डली एसिस्टिसिज्म की ज़रूरत है। रैशनलाइजेशन, द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ट्रेडिशनल इमोशनल रिलीजियस थॉट्स आर रिप्लेस्ड बाय रैशनल एंड कैलकुलेटेड थिंकिंग। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे है एंड कैलकुलेशन है, रैशनलाइज्ड। अब देखो आयरन केज एंड डिसएन्चेंटमेंट, ये क्या है, डिसएन्चेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, लिमिट्स द फ्रीडम, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी। ओके, रिलीजियस और मैजिकल साइंटिफिक डिसएन्चेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, ये आयरन केज का मतलब क्या है, ये आयरन केज का मतलब क्या है, ये समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आपको दिख रहा है, कैपिटलिज्म दिख रहा है, ये सब क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ एक एक केज, एक जो बाउंड्री है वो डाल देता है जिसके बाहर हम जा नहीं पाते हैं, है ना, जिसके बाहर हम चाहे भी तो नहीं जा पाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, आयरन केज एंड डिसएन्चेंटमेंट। क्लियर है इतना। अब रैशनलाइजेशन, जब आप कुछ सोचने की कोशिश करते हो जो आप कैलकुलेटिव तरीकों से सोचोगे, जहाँ पर आप रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे, वही क्या होगा, रैशनलाइजेशन होगा। किसी ने कुछ बोल दिया, उसे आप मान लिया, तो वो नहीं है। रैशनलाइज आप तभी करोगे ना जब आपके पास एक सही नॉलेज होगा, जहाँ पर आपके पास सही थॉट होगा, जब उन सब से आप क्वेश्चन करोगे तो उसे ही हम रैशनलाइज कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, पॉलिटिक्स, ऑथोरिटी एंड सोसाइटी 1910 to 1920। यहाँ पर सोशल टाइप्स दिया गया है। द आइडिया दैट इंस्ट्रूमेंटल, रैशनल, वैल्यू रैशनल एंड एथिकल कोड्स इनडायरेक्टली effectual acquired accumulation of capital। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना है कि सोशल एक्शन क्या होता है ना। द आइडिया दैट इंस्ट्रूमेंटल, रैशनल, वैल्यू रैशनल एंड एथिकल कोड से इनडायरेक्टली अफेक्चुअल, तो इसे हम सोशल एक्शन कहेंगे। चलो अब पढ़ते हैं कि सोशल एक्शन क्या है। अब देखो ये सोशल एक्शन की डेफिनेशन सही नहीं है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में देखते हैं उसे।